अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम लोग। और बहुत लंबे अरसे के बाद कहा जा सकता है कि एक बार फिर इस चैनल पर सदफ़ कामरान चैनल पर हम हाज़िर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल से बने रहते हैं। मैं वीडियोस बहुत कम अपलोड कर पाता हूं, लेकिन देखता हूं कि रोज़ जो है दर्जनों लोग जो हैं वो कमेंट करते रहते हैं और हाल चाल पूछते रहते हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि आप में से लगभग सभी लोग जो हैं आप वो मेरे दूसरे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया से ज़रूर जुड़े हुए होंगे, जहां हम रोज़ आपके बीच होते हैं नई ख़बरों के साथ, बड़ी ख़बरों के साथ और देश दुनिया के तमाम अहम मुद्दों को लेकर के। आज मैंने सोचा कि थोड़ी-सी बातचीत आप लोगों से की जाए, और ये बातचीत बेसिकली जो है वो हमने सोचा कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ख़ास करके आज के हालात जो हैं, जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उस पर थोड़ी-सी बात की जाए। आपने देखा कि किस तरह से जो है पिछले दिनों ईरान के शहर तेहरान में इस्माइल हानिया साहब को शहीद कर दिया गया। ये एक बड़ी ख़बर थी, और इस ख़बर ने वाक़ई मुस्लिम वर्ल्ड में एक खलबली मचा दी। एक बहुत ऐसी कहा सकता है, ये एक ऐसी ख़बर थी जिसके बारे में लोगों ने तसव्वुर नहीं किया होगा। एशिया की बात करें अगर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इन आस-पास के मुल्कों में जो मुसलमान रह रहे हैं, वो देर रात जब सोए हुए थे, सुबह जब उनकी नींद खुलती है, तब पता चलता है कि अचानक रात 2 बजे के आसपास जो है वो ईरान के शहर तेहरान में जो है इस्माइल हानिया साहब को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत एक मिस्ट्री के तौर पर अभी भी है। जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक ये बात एक 100% नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार उनकी मौत जो हुई वो कैसे हुई। ये क्योंकि अलग अलग जांच एजेंसीज जांच कर रही है, पड़ताल की जा रही है, लेकिन जो बातें सामने निकल कर के आई वो ये कि एक तो कि जब वो वॉशरूम में नहा रहे थे, इसी दरमियान जो है एक अटैक हुआ, मिसाइल अटैक कहिए उसे, ड्रोन अटैक कहिए, और डायरेक्ट उस होटल के रूम में, जिस रूम में जो है इस्माइल हानिया साहब थे, वहाँ सीधे जा कर के जो है उन्हें कहा सकता है उनके ऊपर अटैक हुआ और उसमें उनकी शहादत हो गई। इसके अलावा और भी कई सारी खबरें आई और कई सारी बातें आई। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर प्रकाशित की जिसमें उन्होंने दावा किया कि मिडिल ईस्ट की कुछ एजेंसीज़ ने कुछ जो है वो दावे किए गए, और वो दावा इस तरह का है कि 2 महीने पहले, जी हाँ, लगभग 2 महीने पहले जिस होटल में, जिस रूम में वो रुके हुए थे इस्माइल हानिया साहब, उसके अंदर एक्सप्लोसिव जो है, एक कहा सकता है डिवाइस जो है वो पहले से रख दिया गया हुआ था, ताकि जब इस्माइल हानिया साहब आएँ उससे विस्फोट किया जा सके। तो सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है कि 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले या 1 महीने पहले किसी होटल के रूम में एक डिवाइस को डाल दिया जाए और ईरान को इसके बारे में पता ना चले। तो इस पूरी घटना के बाद अगर बात करें, इसराइल पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, ज़ायनिस्ट पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में सबसे ज़्यादा सवालात जो लोग पूछ रहे हैं और जो सवालों के घेरे में है वो है ईरान। ईरान इसलिए सवाल के घेरे में है कि जो व्यक्ति लगातार कतर में, दोहा शहर में रह रहे थे और अलग अलग जगह जा रहे थे, अचानक वो जब ईरान जाते हैं वहाँ उनकी मौत कैसे हो जाती है, जहाँ प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि आपको मालूम होगा ईरान में जो पिछले प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी साहब, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे अब्दुल्लाहीन साहब, और उसके अलावा और भी कई सारे लीडर्स थे, 5 6 7 लोग जो थे, ग़ालिबन टोटल 9 लोग थे, तमाम लोगों को मिला करके हेलीकॉप्टर क्रैश में उन लोगों की मौत हो गई थी। और वो अभी गम था ही ईरान का कि ईरान में एक बड़ा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और उस बीच अभी नए प्रेसिडेंट जो है वो बने थे। उन्हें जो है कहा सकता है कि उन्होंने अभी अभी शपथ ग्रहण लिया था, और उनके शपथ लेने के बाद एक ऐसी घटना, पहली घटना घटित हुई जिसके बारे में ईरान ने भी शायद नहीं सोचा होगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार एक ऐसे शहर में, तेहरान में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या इसके पीछे कहीं ईरान की साजिश तो नहीं है? अब सवाल ये है कि ईरान ऐसी साजिश क्यों करेगा? तो देखिए, पहली बात जो लोगों के ज़हन में है वो ये कि जब सुलेमानी साहब को मार दिया गया था, जब उन्हें शहीद कर दिया गया था, तो उस दरमियान भी ये बातें कही गई कि आखिरकार क्या वजह थी कि इसराइल ने उस लिहाज का बदला नहीं लिया जैसा बदला लिया जाना चाहिए था। हमने आपको पिछले दिनों एक खबर हिंदुस्तानी मीडिया पर भी बताई थी कि किस तरह से इसराइल ने एक हमला किया था, इसराइल के ऊपर जो है ईरान ने एक हमला किया था। वो हमला इसलिए किया था क्योंकि इनका ये मानना था कि हमारे जो मेहमान ने, हमारे एक साइंटिस्ट थे, यानी कि ईरान के एक साइंटिस्ट थे, उनका एक कैंप था, उस कैंप पर इन लोगों ने हमला किया था, और उस कैंप पर हमला करने की वजह से ईरान के कुछ लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी मलाल था, और उस गुस्से का जवाब एक तरह से एक हमले के तौर पर किया गया। लेकिन आपको बताऊं कि उस हमले में एक
व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई थी, ना किसी कहा जा सकता है इसराइल के सोल्जर की, ना किसी आर्मी की मौत हुई। तो लोगों ने सवाल किया कि यार आपने इतना बड़ा ड्रोन अटैक किया, लगातार ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, और ऐसा लग रहा था कि आज तो जो है इसराइल को ये लोग ख़त्म कर देंगे। इस तरह के हमले होने की बातें सामने आने लगी, इतना बड़ा हमला एक तौर पे दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः रिजल्ट क्या आया कि कोई ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कोई इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ हो। तमाम जितने भी ड्रोन अटैक किए गए थे इनकी तरफ से, उस सब को इसराइल ने जो है इंटरसेप्ट कर दिया। इसका मतलब था कि इसराइल कामयाब रहा उस जंग में, जिस जंग को इन्होंने लड़ने की कोशिश की, और फिर वो मामला शांत हो गया। आपने देखा कि उधर से इसराइल ने कहा कि अगर अब हम जवाब देंगे, हालांकि देखने को मिला कि उधर से कोई फिर जवाबन कार्रवाई नहीं हुई और ये मामला वहीं का वहीं थम गया। अब सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई तो फिर इसके बाद भी आप ईरान जो है इतना बड़ा कहा कि हम ये अटैक कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, और कुछ नहीं हुआ। अगर बात करें सुलेमानी साहब को जब मारा गया, गालिबन 2020 का वो वक्त था, उस वक्त भी अगर ईरान के बदले की बात की जाए तो कोई बहुत बड़ा बदला नहीं हुआ। हालांकि ये देखने को मिला कि हमेशा जामकरन मस्जिद जो है वहाँ लाल झंडे को जो है वो ऊपर की तरफ जो है फहरा दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि हम जंग करेंगे एक तरह से, और वही चीज़ अभी भी देखने को मिल रही है, और वो इस बार भी देखने को मिल रही है कि किस तरह से इसराइल के खिलाफ एक तरह से कहा जा सकता है कि ईरान ने जामकरन मस्जिद के ऊपर जो है वो लाल फ्लैग जो है इन्होंने फहरा दिया। इसका मतलब ये होता है कि ये जंग करेंगे। अब पिछले अगर बात की जाए कि ये मामला आपको परसों रात में घटित हुई 2 बजे के आसपास, उसके बाद से अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि इसराइल के ऊपर जो है ईरान ने हमला कर दिया है। हाँ, ये दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर बड़ी-बड़ी बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में अब सवालात ये है, लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चूँकि शिया कम्युनिटी है, आप तमाम लोग जानते हैं वहाँ जो ईरान है वहाँ, तो लोग ये थोड़ा-सा शिया सुन्नी वाली लड़ाई भी यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्माइल हानिया साहब को कहा जा सकता है कि उनकी शहादत को इन लोगों ने बेच दिया। ये एक बड़ी बात लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, देखिए, इल्ज़ाम लगा देना, बड़ी-बड़ी बातें कर देना बड़ा आसान होता है। मैं भी बंद कमरे में बैठ कर के बड़ी-बड़ी बातें कर दूँ, कह दूँ कि ईरान ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब उसने धोखा दे दिया, वो किया, ये किया। ठीक है, सवालात तो हैं, लेकिन अगर आप जवाब तलब करिए इस चीज़ का कि आखिरकार जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर ज़ुल्म-ओ-सितम किया, तो कौन था जो सीधे तौर पर साथ था? किसके? इसराइल के ख़िलाफ़ कौन था जो सीधे तौर पर फ़लस्तीन के साथ था? तो आप देखेंगे कि ईरान, क्योंकि ईरान सीधे तौर पर स्टेटमेंट दे रहा था, लगातार स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, और कहा जा रहा था कि कई सारे मिसाइल्स वगैरह जो हैं, और ख़ास करके जो एक संगठन है हमास, जो रिवॉल्यूशनरी संगठन जिसे बताया जाता है, उस संगठन को कौन था जो फंड दे रहा था? ये भी एक बड़ी बात कहने को सामने आई। कौन था जो उन्हें मिसाइल्स दे रहा था? कौन था जो उन्हें टेक्नीक दे रहा था? इन तमाम सवालों का जवाब अगर आप ढूँढिएगा तो आपको उन जवाब में एक नाम ईरान का भी दिखाई देगा। रशिया है, ठीक है, रशिया ने कहा कि हम साथ हैं। बहुत सारे मुल्कों ने, चाइना ने कभी कहा हम साथ हैं। लेकिन मुद्दे की बात अगर आप करें कि कौन-कौन था जो आवाज़ उठा रहा था, और सबसे पहला आवाज़, सबसे अच्छा आवाज़, सबसे अच्छे तरीके से आवाज़ कौन उठा रहा था, तो उसमें आपको एक ईरान का नाम आएगा। अब आज के वक्त में अगर आप देखिए तो ईरान पर इल्ज़ाम लगा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप देखिए तो मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में जॉर्डन जो है वहाँ के अब्दुल्ला सेकंड करके एक बादशाह हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि अगर इसराइल के ऊपर कोई हमला करता है और हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है, तो हम उस हमले में जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, उसे हम इंटरसेप्ट करेंगे, यानी कि उन्हें हम रोकेंगे। मतलब साफ है ना कि ईरान अगर करता है ऐसा, तो जॉर्डन जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, वो किसका साथ देने की बात कर रहा है? इसराइल के साथ देने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इसराइल पर अगर कोई हमला करेगा तो हम इसराइल के साथ हैं। इसका मतलब आप समझिए कि कौन-कौन लोग हैं जो आज के डेट में इसराइल का साथ दे रहा है, और वो मिडिल ईस्ट में बिलोंग करता है, मिडिल ईस्ट से उनका ताल्लुक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो आप सऊदी अरब को देख लीजिए। आज की डेट में जब कतर के दोहा में इस्माइल हानिया साहब को खराज अक़ीदत के पेश किया जा रहा था, उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा था, एक कहा जा सकता है कि ऐसी भीड़ उमड़ी थी जिसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। सड़कें पूरी तरीके से जो है भरी पड़ी थी। एक एक कहा सकता है चींटी के गुजरने का भी स्पेस ऐसा लग रहा था नहीं है। बड़े बड़े मुल्क, कतर हो और आसपास के कई सारे मिडिल ईस्ट के मुल्क के जो बादशाह हैं वो वहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन इस आखिरी सफ़र में कौन था जो नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। वहाँ नहीं थे अगर कोई, तो वो थे सऊदी अरब के बादशाह,
अगर कोई नहीं थे तो वो थे जॉर्डन के बादशाह। तो सवाल ये है कि आखिरकार कौन है जो ऐसी मुश्किल घड़ी में इसराइल के और इस फ़लस्तीन के मामले के बीच कौन है जिनका स्टैंड फ़लस्तीन के लिए क्लियर नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिए, बहुत आसान होता है बंद कमरे से कोई बात कर देना कि हाँ ये है वो है, ईरान ने ये किया, शिया है, ये है वो। देखिए, एक बात को समझिए, आज मुत्तहिद होने का वक्त है। आज जो वक्त है वो है कि हम सब एक होकर के जो है ना सच के लिए लड़ें। हमारी लड़ाई किसी इंसान से, ऐसे लोगों से नहीं है कि कोई धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हम कि हमें इनसे लड़ना है, हमें उनसे लड़ना है। हमारी लड़ाई हक और बातिल वाली लड़ाई है। हमारी लड़ाई है सच और झूठ की लड़ाई। वो हर जगह है। हम अगर अपने मुल्क में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारा क्या मामला है? हमारा किसी हिंदू से शिकायत नहीं है, हमें हिंदू भाइयों से शिकायत थोड़ी है। हम ऐसा थोड़ी है कि हम चाहते हैं कि हिंदू ना हो मुल्क में, हम ये चाहते हैं क्रिश्चियन ना हो मुल्क में, हम ये चाहते हैं कि बौद्ध ना हो मुल्क में। हमारा मामला ये है, हमारा मानना ये है कि वो मुसलमान भी जो गलत करते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। आज मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने दिखाया कि किस तरह से गुलजार शेख नाम का एक लड़का है जो आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ वो लड़का ट्रेन की पटरी पर ले जा कर के गैस सिलेंडर को कभी रख देता था, कभी वो वहाँ पर मुर्गी रख देता था, कभी वहाँ पर साबुन रख देता था, कभी साइकिल रखता था, इसलिए कि वहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो उसके बाद क्या होगा, और उसका वो वीडियो बनाता था। और सवाल ये है कि वैसा वीडियो बनाता क्यों था? उससे क्या फ़ायदा उसको? तो व्यूज़ मिलता, उस व्यूज़ के लिए। लेकिन सवाल ये है कि उस सिलेंडर के रखने की वजह से अगर ट्रेन डिरेल हो जाए, कितनी बड़ी दुर्घटना होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, सोचने वाली बात है। तो ये जो चीज़ की जा रही है, ये गुंडई है, ये गलत है, इसे आप कहा सकता है ये गुनाह है। ये तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान गलत है, वहीं पर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे सराहना हमारा मकसद होना चाहिए। तो हमारा तो ये मामला है, हमारा तो ये सिस्टम है भाई कि हम लोग तो अच्छा चाहते हैं, एक बेहतरीन मुल्क का तसव्वुर। अगर हम भारत में रहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा भारत बेहद खूबसूरत मुल्क हो, जहाँ अमन व अमान के साथ लोग रहें, अच्छे से रहें, जहाँ सुकून हो, जहाँ कोई परेशानी ना हो, लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। अगर पड़ोसी कोई हिंदू है हमारे, पड़ोसी कोई सिख है, पड़ोसी कोई क्रिश्चियन है, वो खुश रहें, वो उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारा पड़ोसी कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब से हो, उसका ख्याल रखना, ये सब कुछ हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो ऐसे में अगर कोई हमारे ऊपर ये आरोप लगाए कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, तो ये गलत है। और इसी तरह से अगर आप देखिए, अगर मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट में एक ईरान शहर है, ईरान मुल्क है। तो ईरान पर आप सीधे तौर पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो शिया मुल्क है तो वो गलत सोच रहा होगा, गलत कर रहा होगा। ये कोई बहुत अच्छी बात और कोई बहुत बड़प्पन वाली बात नहीं। आप थोड़ा-सा सोचिए, आप ये सोचिए ना कि कौन है जो फ़लस्तीन के लिए खड़ा है? कौन है जो बैतुल मुक़द्दस के लिए खड़ा है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है समझने की ज़रूरत है। हमने देखा एक सीधा स्टेटमेंट जो है हमें मिला, जिसमें हमने देखने को मिला कि किस तरह से इस्माइल हानिया साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने एक बयान दिया बाज़ाब्ता कि जो लोग ईरान के ऊपर आग बबूला हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उनसे ज़रा ये पूछिए कि मिडिल ईस्ट के जो बड़े-बड़े मुल्क हैं, जो अपने आप को बड़ा इस्लामिक मुल्क मानते हैं, वो कहाँ थे जब हमारे साथ ज़ुल्म और सितम हो रहा था? क्यों नहीं सऊदी अरब स्टैंड लेता है? क्यों नहीं सऊदी अरब खुल करके इसराइल से तमाम रिश्ते नाते तोड़ लेता है? ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे वक्त में कम से कम ईरान बोल रहा था, और जो बोलता है, जो सामने आगे आ रहा है, कम से कम उसका इस्तकबाल होना चाहिए। घटना जो हुई वो बहुत निंदनीय है, बहुत ये है, उसको लेकर के बातें होनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया है उनसे हिसाब लिया जाना चाहिए, ये तो है। लेकिन अगर आप सीधे तौर पर सिर्फ ब्लेम कर देते हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात जो है वो नहीं मानी जाएगी। आप लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो मुझे लगता है 15-16 मिनट का हो गया है। वैसे तो मैंने ये चैनल जो है वो इसलिए स्टार्ट किया हुआ है कि कभी कभार व्लॉग बना दूँ, तो मुझे समझ नहीं आता रहता व्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊँ, वो दिखाऊँ। उससे अच्छा है कि कुछ अच्छी बातें हो जाए, कुछ आप लोगों से बातचीत हो जाए, ताकि आप लोग भी जो है अपनी बात जो है वो रख सके, शेयर कर सके। इसलिए आप तमाम लोगों के बीच एक बार आया हूँ। फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द एक कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ आपके बीच आऊँ। तो आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है तो आप तमाम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जहाँ तक हो सके हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।